नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है 12th क्लास के, उनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया था उसके अंदर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे थे। अपन बात करते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो देखिए, इसके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसमें से 30 नंबर का जो सिलेबस है वो है अपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का। इसके अंदर अनुमापन या ट्राइट्रेशन जो कि 11 नंबर की है और जो सर्वाधिक नंबर आपको देगी, और दूसरा है मूलक या रेडिकल्स जो कि 8 नंबर का है। यदि अपन बात करें क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की जो कि 4 नंबर का है, और यदि अपन बात करें विषय वस्तु आधारित प्रयोग तो वो 3 नंबर के हैं, जिसके अंदर डैनियल सेल प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन वगैरह उसका वो परीक्षण करके दिखाना है। यदि अपन बात करें सत्रीय कार्य की जो कि प्रैक्टिकल फाइल का है वो है आपके 2 नंबर की। यदि मैं बात करूँ वाइबा की जो कि 2 नंबर के हैं, ये कुल मिलाकर 30 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन है, और 14 नंबर और आपके मिलकर जाएंगे, ये होंगे आपके 44 नंबर जो कि स्कूल के द्वारा यहाँ से भेजे जाते हैं। ये तो हो गई आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसके बारे में बात। फिर अपन बात करते हैं अनुमापन या ट्राइट्रेशन की। तो अनुमापन या ट्राइट्रेशन पढ़ने से पूर्व अपन को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे सांद्रता, नॉर्मलता और सांद्रता के जो मुख्य प्रकार है उनका, और कुछ अम्लों के बारे में अभी अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो उनके बारे में अपन सबसे पहले जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है सांद्रता क्या है। सांद्रता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सांद्रता, देखिए किसी भी विलयन को नाम देने के लिए अपन सांद्रता का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लो 2 बीकर है जिसके अंदर सेम रंग का 2 विलयन भरे हुए हैं, तो आपको यदि कहा जाए कि 1m NaCl की बोतल लेके आए, जब तक उस पर कोई नाम नहीं लिखा होगा तब तक आपको कोई पता नहीं चलेगा कि कौन सी 1m NaCl और 1m HCl की बोतल है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सांद्रता का उपयोग करते हैं। देखिए, सांद्रता की परिभाषा की बात करूं तो सांद्रता की परिभाषा होती है एक निश्चित विलायक में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा, जिसे अपन सांद्रता कहते हैं। किसी निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई विलेय की निश्चित मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। तो देखिए, 3 चीजें होती हैं। एक तो है आपका विलयन, और दूसरा है आपके विलेय, और तीसरा आपका विलायक। अब देखिए, विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाता है? विलयन। तो अपन सांद्रता की परिभाषा यहाँ से निकालते हैं कि मान लो एक निश्चित मात्रा का विलायक है जिसके अंदर एक निश्चित मात्रा की विलेय उसके अंदर घुला गया है, जो कि क्या है? विलयन की सांद्रता है। यानी मैं कहूँ कि जो विलायक के अंदर विलेय की एक निश्चित मात्रा घुली हुई है वही क्या है? इस विलयन की सांद्रता है। ये तो हो गई सांद्रता की परिभाषा। फिर अपन देखते हैं सांद्रता की टाइप क्या है, सांद्रता के प्रकार।
देखिए सांद्रता की बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से अपन के जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है उसके अंदर दो टाइप उपयोग में लिए जाते हैं। नंबर 1 मोलरता, जिसको अपन कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी है नॉर्मलता, जिसको कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि अपन मोलरता की बात करें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यदि आपको विलेय के मोल दे रखे हैं और आपको क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी है। तो देखिए विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, ये होगी आपकी क्या? मोलरता। अब विलेय के मोलों की बात करें तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको किसी भी पदार्थ के मोल निकालने के लिए अपन को विलेय का भार, जो विलेय का भार है वो रखना है आपको ग्राम के अंदर, और विलयन का आयतन मोल की अपन बात करें तो विलेय का भार बटा अणुभार, विलेय का भार बटा अणुभार। जब अपन अणुभार रखेंगे, विलेय के भार के अंदर अपन अणुभार का भाग देंगे तो अपन को मोल प्राप्त होंगे। यदि अपन को क्वेश्चन के अंदर विलेय का भार दे रखा है और अपन को मोलरता पूछे तो अपन मोलरता ज्ञात करने के लिए M बराबर विलेय का भार इंटू 1000 बटा अणुभार, जिसको अपन MW से प्रदर्शित करते हैं, और विलयन का आयतन, जिसको V से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको रखना है ml के अंदर। यदि अपन ऊपर 1000 से गुणा ना करें तो ये आयतन अपन को रखना होता है लीटर के अंदर। ये हो गई आपके मोलरता। देखिए ये W है आपका विलेय का भार, MW है अणुभार, और V है विलयन का आयतन। ये होगी आपके मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। फिर अपन करते हैं नॉर्मलता की बात। तो देखिए सांद्रता का दूसरा टाइप अपन ले रहे हैं नॉर्मलता, जिसको कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। नॉर्मलता जिसको कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा की अपन बात करें तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता। 1 लीटर
विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या संख्या उस विलयन की 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है, जिसको कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, यदि आपको तुल्यांकों की संख्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर और आपको नॉर्मलता ज्ञात करनी हो तो N बराबर नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांक या तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन। जो कि आपको रखना है लीटर के अंदर। अब देखिए, अपन विलय के तुल्यांकों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांक बराबर विलय का भार बटा तुल्यांकी भार। विलय का भार जो कि रखना है ग्राम के अंदर और तुल्यांकी भार। ये हो जाएगा आपके तुल्यांकों की संख्या। यदि अपन तुल्यांकी भार की बात करें, तुल्यांकी भार की अपन बात करें तो अणुभार बटा OH माइनस या H प्लस या संयोजकता कारक का यदि आप अणुभार के अंदर भाग दोगे तो आपको तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विलय का भार और अणुभार दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और आपको तुल्यांकी भार निकालना है, नॉर्मलता निकालनी है, तो N बराबर आपको विलय का भार इंटू 1000 बटा EW का मीनिंग है तुल्यांकी भार से, और आपको इंटू करना है विलयन का आयतन जो कि आपको रखना है ml के अंदर। ये हो जाएगा आपके नॉर्मलता को ज्ञात करने का सूत्र। यदि मैं बात करूं W की, जो कि है विलय का भार, और यदि मैं बात करूं EW की, जो कि है तुल्यांकी भार, जो कि आपको ज्ञात करना अणुभार के अंदर OH माइनस H प्लस या संयोजकता कारक का भाग देकर आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। ये तो हो गई नॉर्मलता की बात। इसके बाद में अपन बात करें प्रबल अम्ल की, तो देखिए कुछ अम्ल है जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे अम्ल क्या है? आपके प्रबल अम्ल है। यदि अपन बात करें दुर्बल अम्ल की, तो देखिए कुछ अम्ल हैं जो कि दुर्बल होते हैं, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4.2H2 जो कि एक दुर्बल अम्ल है। और मैं बात करूं कार्बनिक अम्ल की, H2CO3 जिसे अपन बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। यदि मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, HCOH जिसे अपन बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। यदि मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, CH3COOH जो कि सारे दुर्बल अम्ल हैं। यदि मैं बात करूं प्रबल क्षार की,
प्रबल सार। तो देखिए कुछ सार होते हैं जिन्हें अपन प्रबल मानते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं आपके प्रबल सार हैं। यदि अपन बात करें दुर्बल सार की, तो देखिए दुर्बल सार के उदाहरण, जैसे मैं बात करूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक दुर्बल सार है, और आपकी अमोनिया जो कि एक दुर्बल सार है। यदि मैं बात करूं Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक लवण है जिसका निर्माण कार्बोनिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से हुआ है, जो कि जिसकी प्रकृति कैसी है, दुर्बल क्षारीय है। ये अपने अम्ल सार अनुमापन के अंदर जो दुर्बल सार व प्रबल अम्ल का जो अनुमापन होगा उसके अंदर अपन Na2CO3 का यूज करेंगे। ये अम्ल से आप जो अम्ल सार अनुमापन है उनके उदाहरण से इस सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है कि अनुमापन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य कर रहा है। नंबर 3 आपको लिखने हैं उपकरण, यानी जो आप प्रयोग कर रहे हो, अनुमापन कर रहे हो, उसके अंदर आपको किन किन उपकरणों का यूज लेना है या आप किन किन उपकरणों का यूज कर रहे हैं उनके बारे में आपको लिखना है। नंबर 4 आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर आपको 2 प्रकार की अभिक्रियाएं लिखनी है। एक तो आणविक और एक आयनिक। ये दोनों अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर लिखनी है। फिर आपको बनानी है, फिर आपको विधि के बारे में लिखना है। जिस प्रकार आप अनुमापन करते हो उस विधि को आपको लिखना है। नंबर 6 आपको प्रेक्षण सारणी बनानी है, प्रेक्षण सारणी। और नंबर 7 आपको गणना करनी है। नंबर 8 आपको परिणाम लिखना है। जो परिणाम आपको अनुमापन में प्राप्त हुआ वो परिणाम लिखना है। फिर देखिए अपन टाइट्रेशन के बारे में शुरू से बात करते हैं। देखिए टाइट्रेशन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एकल अनुमापन और द्वि अनुमापन। अनुमापन ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है एकल सिंगल टाइट्रेशन, एकल अनुमापन, और दूसरा है अपन का द्वि अनुमापन। द्वि अनुमापन यदि अपन बात करें अभिक्रिया के आधार पर अनुमापन के प्रकार की, यानी जो आपकी अभिक्रिया है उसके आधार पर, अभिक्रिया के आधार पर अनुमापन के प्रकार। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्ल सार अनुमापन, अम्ल सार अनुमापन। नंबर 2 रेडॉक्स अनुमापन, जिसे अपन ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन भी कहते हैं। नंबर 3 अवक्षेपण अनुमापन। नंबर 4 संकुलमितीय अनुमापन। ये मुख्यतः अभिक्रिया के आधार पर अनुमापन के प्रकार हैं। अपन के जो 11th व 12th के कोर्स में है वो अम्लसार अनुमापन व रेडॉक्स अनुमापन है। फिर अपन बात करें अम्लसार अनुमापन की, तो ये आगे 4 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार अनुमापन। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार अनुमापन। फिर अपन बात करते हैं नंबर 2 की, तो 2 नंबर है आपके दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार अनुमापन। नंबर 3 है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अनुमापन। और नंबर 4 है दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार अनुमापन। ये 4 प्रकार के जो कि अपन के 2 कोर्स में है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन और प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार अनुमापन। ये तो हो गए अनुमापन के प्रकार। अब देखते हैं कुछ अनुमापन के अंदर कुछ वर्ड होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ शब्दावली है उनको आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 अपन बात करें अनुमाप्य की। अनुमाप्य वह विलयन जिसकी सांद्रता अनुमापन की सहायता से अपन ज्ञात कर रहे हैं, वह विलयन क्या कहलाता है? अनुमाप्य कहलाता है। यदि मैं बात करूं जो आपका अज्ञात विलयन है उसे ही अपन क्या कहते हैं? अनुमाप्य कहते हैं। यानी अज्ञात विलयन कोई अपन क्या कहते हैं? अनुमाप्य कहते हैं। नंबर 2 में बात करूं अनुमापक की। अनुमापक जो कि आपका ज्ञात विलयन है उसे ही अपन क्या कहते हैं? ज्ञात विलयन कोई अपन क्या कहते हैं? अनुमापक, या इसे अपन कहते हैं मानक विलयन जो कि टेक्निकल वर्ड है, वो आपको अनुमापन के अंदर ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूं माध्यमिक विलयन की। माध्यमिक विलयन, तो देखिए माध्यमिक विलयन की अपन बात करें तो ये एक ऐसा विलयन है जो ज्ञात व अज्ञात दोनों विलयन से अभिक्रिया कर सकता है। यानी अनुमापन के अंदर ऐसा होता है कि ज्ञात विलयन व अज्ञात विलयन के मध्य सीधी अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए अपन एक तीसरे विलयन को यूज लेते हैं जिसे अपन माध्यमिक विलयन या इंटरमीडिएट सॉल्यूशन कहते हैं। ये विलयन क्या करेगा? ज्ञात विलयन के साथ भी अभिक्रिया करेगा और अज्ञात विलयन के साथ भी अभिक्रिया करेगा, इसलिए अपन इसे माध्यमिक विलयन कहते हैं। यानी वह विलयन जो ज्ञात व अज्ञात दोनों विलयन से क्रिया करता हो उसे अपन क्या कहते हैं? माध्यमिक विलयन कहते हैं। अब देखिए इस माध्यमिक विलयन की सहायता से अपन पहले ज्ञात विलयन की सहायता से माध्यमिक विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं, उसके बाद माध्यमिक विलयन की सांद्रता से अज्ञात विलयन की सांद्रता को अपन ज्ञात करते हैं। इसीलिए 12th के अंदर जो अनुमापन है उसे अपन द्विअनुमापन कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अपन को 2 बार अनुमापन करना होता है। फिर अपन बात करें तुल्य बिंदु की। तुल्य बिंदु की, तो देखिए वह पाठ्यांक या वह बिंदु जहां पर अनुमाप्य व अनुमापक की अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं उसे अपन तुल्य बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जहां अनुमाप्य व अनुमापक यानी ज्ञात विलयन व अज्ञात विलयन की अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? तुल्य बिंदु। फिर अपन बात करते हैं अंतिम बिंदु की।
अंतिम बिंदु या एंड पॉइंट। तो देखिए वह बिंदु या वह पाठ्यांक जो रंग परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता को जानकारी देता है, अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी देता है, उसे अपन अंतिम बिंदु कहते हैं। वह बिंदु या वह पाठ्यांक जो वह बिंदु जो अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी देता है, रंग परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी देता है, रंग परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी देता है। जानकारी देता है उसे अपन कहता है अंतिम बिंदु। अब देखिए तुल्य बिंदु के साथ अपन एक बूंद और मिला दें तो आपको अंतिम बिंदु प्राप्त होता है, यानी तुल्य बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य केवल एक बूंद का अंतर होता है। यदि मैं तुल्य बिंदु प्लस एक बूंद सॉल्यूशन की एक बूंद और मिलाओगे तो आपको अंतिम बिंदु प्राप्त होगा, जिसके अंदर आपको रंग चेंज हो जाएगा। एक बूंद या एक ड्रॉप, तो आपको क्या प्राप्त होगा? अंतिम बिंदु प्राप्त होगा। ये हो गई आपके अंतिम बिंदु की जानकारी। फिर आपको पता होना चाहिए सूचक के बारे में। अनुमाप्य, अनुमापक, माध्यमिक विलयन, तुल्य बिंदु, अंतिम बिंदु। फिर देखिए सूचक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सूचक क्या होता है? जिसे अपन बोलते हैं इंडिकेटर। देखिए वह विलयन जो रंग परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी देता है, वह विलयन जो रंग परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता की या अंतिम बिंदु की जानकारी देता है। जानकारी देता है उसे अपन सूचक कहते हैं, उसे सूचक कहते हैं। अब देखिए सूचक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आंतरिक सूचक। आंतरिक सूचक यदि मैं बात करूं फिनोप्थलीन की, जो कि अम्लसार अनुमापन में एक आंतरिक सूचक का कार्य करता है। बाह्य सूचक और स्वयं सूचक, सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 व APS के अनुमापन में KMnO4 स्वयं सूचक का कार्य करता है। यह हो गया सूचक, वह विलयन जो रंग परिवर्तन के द्वारा अंतिम बिंदु की जानकारी देता है या अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी देता है, उसे अपन सूचक कहते हैं। इसमें देखो सूचक तीन प्रकार के होते हैं, आंतरिक सूचक, बाह्य सूचक और स्वयं सूचक। फिर देखिए सूचक का चुनाव किस प्रकार करना है, यानी आपको कौन से अनुमापन में कौन सा सूचक मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं फिनोप्थलीन की। फिनोप्थलीन। नंबर 2 फिनॉल। नंबर 3 मेथिल ऑरेंज। नंबर 4 मेथिल रेड। मुख्यतः अपन प्रयोग के अंदर दो ही सूचक यूज लेते हैं। नंबर 1 फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। यदि मैं फिनोप्थलीन और फिनॉल की बात करूं तो ये दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जो इनकी नेचर होती है वो अम्लीय होती हैं, जबकि मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड कैसे होता है?
क्षारीय होता है। तो देखिए अम्ल क्षार अनुमापन 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके परबल अम्ल व परबल क्षार अनुमापन, दुर्बल अम्ल व परबल क्षार अनुमापन, परबल अम्ल व दुर्बल क्षार अनुमापन। नंबर 4 है आपका दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार अनुमापन। अब देखिए यदि आपके पास परबल अम्ल व परबल क्षार अनुमापन है तो इसके लिए आप फिनोप्थलीन का भी यूज कर सकते हो और मेथिल ऑरेंज का भी यूज कर सकते हो। यानी इन दोनों सूचक का आप परबल अम्ल परबल क्षार अनुमापन में कर सकते हो। ये हो जाएंगे आपके सूचक। या इसके अंदर आप मेथिल ऑरेंज का भी यूज कर सकते हो, मेथिल ऑरेंज। यदि आपके पास दुर्बल अम्ल परबल क्षार अनुमापन है तो अब आप ध्यान रखिए इन दोनों के अंदर परबल कौन है, क्षार परबल है। यानी जो अनुमापन होगा वह परबल क्षार के आधार पर अपन किसका चुनाव करेंगे, सूचक का चुनाव करेंगे। अनुमापन के अंदर परबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो परबल क्षार के विपरीत अपन को अम्लीय प्रकृति का सूचक यूज में लेना है। जैसे दुर्बल अम्ल परबल क्षार के अंदर अपन फिनोप्थलीन का यूज करते हैं, यानी उसके विपरीत आपको यूज करना है। यानी उसकी प्रकृति चेक करनी है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कौन है। यानी अम्ल तो कैसा हो गया, दुर्बल हो गया, जबकि क्षार कैसा है, परबल है। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, क्षार। तो उसके विपरीत आपको सूचक यूज करना है। उसके विपरीत मतलब अम्लीय प्रकृति का सूचक उसके अंदर मिलाना है, जो कि क्षारीय माध्यम में आपको कलर या रंग चेंज करके आपको अंतिम बिंदु की जानकारी देगा। फिर अपन बात करते हैं परबल अम्ल व दुर्बल क्षार की। तो देखिए इसके अंदर परबल कौन है, अम्ल परबल है। तो इसके विपरीत आपको सूचक का चुनाव करना है। अम्लीय माध्यम में क्षारीय सूचक का उपयोग करते हैं, यानी इसके अंदर अपन मेथिल ऑरेंज का उपयोग करेंगे, मेथिल ऑरेंज, क्योंकि इसके अंदर परबल क्या है, अम्ल है। उसके विपरीत अपन किसका यूज करेंगे, सूचक का यूज करेंगे। यदि मैं बात करूं दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार तो इसके अंदर कोई विशेष सूचक यूज नहीं लेते हैं, यानी एक निश्चित सूचक यूज नहीं लेते हैं, लेकिन इसके अंदर विशेष प्रकार के अनुमापन में अलग अलग प्रकार के सूचक अपन उपयोग में लेते हैं। ये तो हो गई आपका सूचक का जो चुनाव है वो किस प्रकार करना है। तो ये आपका हो गया सूचक का चुनाव। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन बात करेंगे सारणी कैसे बनानी है और गणना किस प्रकार करनी है। आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।